अगर 50 साल पहले जितने समाजों का नाम लिया है और जितने समाजों को यहां सम्मानित किया गया है, तो इसमें से एक भी समाज को उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो अलग अलग छोटी छोटी आइडेंटिटी है, कि हम में से हमारे पूर्वजों से किसी न किसी से कोई गलती हुई है। अभी भी मानता हूं, जिस दिन सड़क पे चलते हुए किसी मंदिर में, किसी सभा में इसमें से कोई भी समाज का आदमी मिले, उसके गले लगा लीजिए, सनातन समाज जिंदा हो जाएगा। बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो संसद में नहीं उठ सकते। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सत्ता ही हर समस्या का हल है, और सत्ताधारियों ने भी समय समय पे यही बताया कि हम ही तुम्हारे कर्णधार हैं। हम पूरे विश्व को अगर देखें तो हम अपनी समस्याओं का हल सरकार से कराते हैं, उसके लिए पार्टी बनाते हैं, फिर महीनों उस पार्टी को सत्ता में लाते हैं, फिर वो आ जाती है, फिर वो काम नहीं करती, फिर उससे रुष्ट हो जाते हैं, फिर किसी तीसरे को ढूंढने निकलते हैं। और उस राजनीति में भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि कभी आप उसके जात से नहीं निकल सकते। इसलिए जो आपकी अपनी शक्ति है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबने मिलकर कोशिश की है कि आपको अपनी शक्ति का भान न हो। और बार बार उनको लगता है कि हमने आपके लिए ये किया है। हमारे समाज का एक भी इंस्टीट्यूशन, कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो सच बोलता हो। सबकी दुकानें हैं अलग अलग। या तो सच पता नहीं है, और सच पता नहीं है तो मेरा कहना है कि ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। अब आपने मुझे बुलाया है और आप मुझसे उम्मीद करें कि मैं अर्थव्यवस्था पे बोलूंगा, तो मैं हाथ जोड़ के चला जाऊंगा। मुझे मन से कहने में ये कोई तकलीफ नहीं है कि अर्थव्यवस्था पे मैं बोल ही नहीं सकता। जो आदमी हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में 3 नंबर की ग्रेस मार्क्स से पास हुआ हो, वो अर्थव्यवस्था में बोलेगा। लेकिन हमको सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर के ना कहने में तकलीफ होती है। लगता है पता नहीं बौने हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। जो जिस विषय का जानकार है वो उसके अलावा सब जानता है, इसलिए पूरा समाज झूठ बोलता है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है। इस झूठ के कारण हमारी दुर्गति ये हो रही है कि ऐसा बताया जाता है कि हम इस धरती पे 84 करोड़ हैं। गिनती से कभी कोई बड़ा नहीं होता। गिनती तो भेड़ियों की भी होती है। इसलिए सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स, रिलीजियस डिस्कोर्स झूठ पे आधारित है। आज भी जब कल मैं एयरपोर्ट उतरा तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किसने बुलाया है। मैं किसी का चेहरा नहीं पहचान रहा था। कई सारे लोग थे उसमें। फिर मैं एक घर गया किसी के, उसमें कोई कम से कम 3 पीढ़ियां थी और 20-22 साल के बेटे बेटियों को मैंने देखा।
इस 12-13 साल के सफर में मैंने ऐसा परिवार नहीं देखा। वो अगर यहां बैठा होगा, मुझे लगता है उस घर में जो सबसे बुजुर्ग महिला थी, मेरा साथ मैं समझता हूं कोई 80 साल की उम्र नहीं होगी। जब तक मैं उस घर में रहा, उनकी आंखों से लगातार आंसू निकलते रहे। उस घर में जो बच्चे बेटियां थे, उनका बिल्कुल क्लियर थॉट था, कोई कंफ्यूजन नहीं। और सब अंग्रेजी बैकग्राउंड के बच्चे थे, ऐसा नहीं था कि हिंदी बोलने से राज जागता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको सुनी सुनाई बातों पर यकीन होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप समाप्त हुए। आप कितना भी बड़ा आदमी बैठे पद से, सनातनी हिंदू समाज में किसी के पद से बड़ा नहीं होता है। अगर रिक्शे वाला भी है और ज्ञानी है तो उसके पैर चाहिए। ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे, उनको लगता है सारा ज्ञान इनके पास है, कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए छोटे छोटे शब्दों से खिलवाड़ हुआ है भारत में। हम दीवार में लिखा हुआ नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि इतनी घुट्टी पिलाई गई है कि जो बता रहे हैं मन से नेताजी वही ठीक है। 8वां फेल है, 15 मर्डर के केस लगे, लेकिन नेताजी महान है। वो ज्ञान बांटते हैं और हम ताली बजाते हैं, ये हमारी चाटुकारिता है। बीच में से खड़े होकर कोई नेताजी आप जीत रहे होंगे चुनाव, अलग बात है, लेकिन आप बकवास कर रहे हैं, मुबद्दल है, ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए झूठ छोटा मोटा नहीं है। हम इंडिविजुअल तौर पर घरों से बाहर निकलते हैं, हमारा घर कितना बड़ा है, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी गाड़ी कैसी है, हम कितने कॉन्शियस होकर घर से बाहर निकलते हैं। और कहीं गलती से कमीज फटी हुई हो गई से और बाद में पता चला कि हम फटी कमीज पहन के चल कर, तो इतनी आत्मा गिलानी होती है जिससे पता नहीं कितना बड़ा काम होता है। यहां से विदेशों में जाएंगे, बड़े महंगे होटलों में घूमेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो सब कुछ एक क्लास होना चाहिए। कोई हमारे ऊपर कमेंट न करते, कोई हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे ज्ञान पे कमेंट न करते। इतने कॉन्शियस हैं हम, क्योंकि सब इंडिविजुअल लड़ाई है। लेकिन एक देश के रूप में कभी न ये आत्मा गिलानी होती है हमको, न ये डिस्कोर्स है कभी इस पे भी चर्चा करें कि सनातनी हिंदू समाज, सत्ता आपकी, व्यवस्था आपकी, पुलिस आपकी, सेना आपकी, जज आपके, यूजीसी आपकी, सब कुछ, लेकिन चवन्नी छाप 2-2 कौड़ी के नेता आपको 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने बिजली फ्री में खरीद रहे हैं और आप बिकते हैं। हम खुलेआम बिकते हैं। एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में हमको शर्म नहीं आती कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, भगवान राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनके वंशज कोई खटाखट पैसे देता है, कोई पंजाब में साड़ी बांट रहा है, मेरी बहन मेरी मां को कोई साड़ी देके वोट ले रहा है, इससे ज्यादा मर जाने की है। मर जाओ तो ज्यादा अच्छा। हमारा कोई पूर्वज आचार्य चाणक्य पिकर एक धोती में उसने सत्ता की अकल निकाल दी और चौराहे में सत्ता को नंगा कर दिया। चाणक्य बनने से प्रधानमंत्री का पद नहीं बनता है, चाटुकारिता से बनता है। इसलिए सच बोलने की हिम्मत हमारे अंदर खत्म हो, और सच वो नहीं जो मुझे अच्छा लगता है या आपको लगता है, सच सच ही होता है। कुछ नेताओं ने तय कर लिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, हम ढोल बजा रहे हैं। वो जो पहले थे
प्रधानमंत्री हमारे फूल वाले चचा, वो कबूतर उड़ा रहे और 15 अगस्त की आजादी का जश्न आज तक मना। क्या हुआ? 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ। चलिए आप भी समझ में। सवाल यह है कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें डिबेट हो सकती है, इसमें डिबेट का आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन हम कितने मंदबुद्धि हैं कि शास्त्रों पे सवाल उठाएंगे, राम पे सवाल उठाएंगे, सीता पे सवाल उठाएंगे, उनके तमाम किस्म की इंक्वायरी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है ना ये हमें पता है, ना हम पता करना चाहते हैं। स्कूल में पढ़ाया गया है क्योंकि स्कूल भी वैसे चल रहा है, पढ़ाने वाले भी वही है, पढ़ने वाले भी वही है, किसी को चिंता नहीं है। जिस देश की डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो उसका क्या हाल होगा? 15 अगस्त 1947 को ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग के अंदर लिखा हुआ है, और आज संचार क्रांति में सब कुछ अवेलेबल है। वो अपने कैबिनेट की मीटिंग के मिनट्स है जो मैंने कई बार अपने सोशल मीडिया पे डाले हैं, उसमें साफ साफ लिखा है 15 अगस्त 1947 इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण आजादी देगी। लेकिन हम राम पे तो सवाल उठाएंगे सुबह से शाम तक, राम के चरित्र को अपने अपने स्वार्थों से कथाकार बताएंगे, लेकिन 50 साल पुरानी घटना को हम नहीं जानना चाहते। सच तो बोलिए। ऐसा ही एक और बड़ा झूठ है उनके पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि हमारे यहां लोग कुछ ऐसे हो गए हैं कि जरा सा कुछ कह दो बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है कुछ लोगों को, और जिंदा लोगों को कम पहुंचती है, जो मर गए हैं उनको ज्यादा पहुंचती है। और ये ब्रिगेड तैयार हो गई है, जैसे ही आप सच बोलेंगे एकदम पीछे पड़ जाए। डरिए मत, बहुत सारी ऐसी ब्रिगेडों का सामना किया है, बहुत सारी। इसलिए हमारे पिताजी हुए 47 में, पिताजी के नाम के आगे 2 बार जी लगाइए, नहीं तो पता नहीं आपकी सरकार क्या करेगी। खूब सम्मान कीजिए, क्योंकि हमारे संस्कारों में उम्र से जो बड़ा होता है उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमारे संस्कारों में आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि अगर कोई उम्र से बड़ा आदमी झूठ बोले तो भाषा की मर्यादा के साथ उसको पब्लिकली एक्सपोज भी करना चाहिए। वो ऊंचे पद पर बैठ जाए तो उसे झूठ बोलने की, या उसने जो झूठ किया उसने कोई कुकर्म किया है तो उसकी बात नहीं होगी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कम से कम मेरे रहते नहीं होगा। हमारे पिताजी ने 2 जघन्य अपराध किए। लोग बोलते नहीं है, एक पार्टी विशेष का है, उनको लगता है उनका टिकट कट जाएगा। हम ये झूठ सुनते सुनते इस उम्र में पहुंच गए। हमारे पिताजी का एक भजन था, उन्होंने गाया। इस पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने वो भजन क्यों गाया, ये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक महाविद्वान पंडित ब्राह्मण जिसका नाम हम नहीं जानते क्योंकि उनके घर से कोई एमपी नहीं बनाना, इसलिए एक ज्ञानी ब्राह्मण पंडित जी जिनका नाम था पंडित लक्ष्माचार्य। सुना नहीं होगा आपने नाम, पंडित लक्ष्माचार्य ने एक भजन गाया था, जिस भजन को हमारे पिताजी गाते थे। इसमें भी कोई सवाल नहीं है कि क्यों गाते थे, लेकिन अपने स्वार्थों के लिए पंडित लक्ष्माचार्य द्वारा गाए उस भजन की एक लाइन निकाल करके उसमें ईश्वर अल्लाह तीनों नाम किसने जोड़ी, यह बेईमानी है।
सम्मान होना चाहिए, हो भी रहा है। उन्होंने भी कमाल कर दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव था। सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सिद्धारमन के बीच में मुकाबला हुआ था। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, लेकिन अंकल सेम जो पिताजी के कान में कह गए थे, इस चक्कर से वो परेशान और उन्होंने अपने कद का गलत इस्तेमाल किया और कहा पट्टाभी की हार मेरी है। आप देखिए इसी समाज में एक ऐसे खुददार लोग भी थे और ऐसे एक दलाल और बेईमान लोग भी थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि पट्टा की हार मेरी हार है, सुभाष चंद्र ने 10 सेकंड में कहा ये लीजिए इस्तीफा मेरा विचार है। लेकिन बेईमानी यही तक नहीं है। सितंबर 1946 में कई घटना है, उसमें से 3-4 घटनाओं को आपके सामने रखा। 1940 में लाहौर के अंदर 23 मार्च को मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और उस मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे और लाहौर के उस कन्वेंशन में मुस्लिम लीग ने यह साफ साफ पास किया कि हमें कंप्लीट पाकिस्तान चाहिए। ये 1940 की घटना है और जब 1940 की घटना ये हो गई तो जिन्ना का एक बयान आया और ये सब आर्काइव में है, ये रामलाल श्यामलाल टाइप के लोगों की लिखी किताबों में नहीं है, ऑल इज अवेलेबल इन आर। जिन्ना ने कहा कि हमारे पास असली मुसलमान है और कांग्रेस के पास नकली मुसलमान है। तो कांग्रेस को तो साबित करना था कि हमारे पास ज्यादा बड़े अच्छे मुसलमान हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और आनंद फानन में 1888 में मक्का में पैदा होने वाले एक साहब जो भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने राजनीति शुरू की। किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी केजी में नहीं गए और मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1940 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन दिया गया, क्योंकि हमको ज्यादा बड़ा मुसलमान साबित करना था। और 1946 तक स्थिति यह बनी कि देश में 15 प्रांतीय असेंबलीज थी। उन 15 प्रांतीय असेंबलियों की कुल संख्या में जितने भी वोट थे, सीटें थी, उसमें 1585 सीटें थी और उसमें से 492 सीटों के लिए मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। चुनाव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था। मुस्लिम लीग ने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने कहा हमें भारत। चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग को 492 में से 425 सीट मिली और मेजॉरिटी सीट कांग्रेस को मिली। तो मुस्लिम लीग को यह समझ में आ गया कि वोट के माध्यम से पाकिस्तान नहीं मिलेगा। मार्च में भारत के अंदर, मार्च 1946 में भारत के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैबिनेट मिशन प्लान ने कांग्रेस और गांधी जी से दिल्ली में मुलाकात की और गांधी जी को साफ साफ 2 शब्दों में कहा कि हम सत्ता का हस्तांतरण शीघ्र करने वाले हैं, लेकिन हम कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद नेहरू है। आनंद फानन में यह हुआ कि क्या करें, अब तो मौलाना आजाद था। तो चुनाव की घोषणा की गई और घोषणा करने के बाद में यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनेगी। सबको मालूम था जो अध्यक्ष होगा वो ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद में प्रधानमंत्री बनेगा।